हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम आप सभी का। तो आज जो है क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 3B, जो 3 यूनिट है उसका बी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन सर ज़रूरी है या नहीं है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, किस किस टाइप से सर फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफुगल फोर्सेस, फिर बैंकिंग ऑफ रोड, फिर कर्व रोड जो उसके ऊपर क्या मोशन होगी सर, कितनी वेलोसिटी होगी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्कीडिंग मींस स्लिप होने से बच जाए, ठीक है। और कितनी हाइट होगी, उस सभी केसेस के बारे में हम बात करेंगे, कितनी हाइट के ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे अब स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ, क्या होता है फ्रिक्शन, जो अपोज करता है किसका, अप्लाइड फोर्स का, या मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की उसके अंदर अपोज करता है। फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है। नंबर 1, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो वहां हम चल नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 2, ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो आप ब्रेक नहीं लगेगी। आपने ऐसे एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं वाटर है या फिर कीचड़ कहीं होता है तो वहां जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्लिप हो जाता है। कोई भी साइकिल है, बाईसाइकिल है या कार स्कूटर जो भी है, ठीक है, वो स्लीपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 हम बात करें, नट बोल्ट जो होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। नट बोल्ट जो है किसी मशीनरी पार्ट में या किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जिनका यूज किया था, फ्रिक्शन की हेल्प से ही ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, लिखा ही नहीं जाएगा। जो अगर बात करें, बच्चे अगर कॉपी पेन पे लिख रहे हैं, लिखने की कोशिश करें तो नीचे स्लिप हो जाएगा, मीन्स आप लिख नहीं सकते वहाँ। मतलब इमेजिन करिए कि किस टाइप से आप लिख पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तब। नेक्स्ट है नो टू बॉडी विल स्टिक। कोई दो बॉडी आपस में फिसल जाएंगे, एक दूसरे पर चिपकेंगे नहीं। तो ये इसकी क्या रहेंगी, विदाउट फ्रिक्शन जो है एडवांटेज रहेंगे। फ्रिक्शन की हेल्प से ही ऐसी चीजें हो पा रही हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, वो सभी केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए। इट मीन्स जो फ्रिक्शन है वो क्या नेसेसरी एवल है, किसके लिए, फॉर द थिंग्स वी डिस्कस्ड इन दिस। ओके, तो जो इसके अंदर हम डिस्कस किया, इसके अंदर बताया गया कि जो फ्रिक्शन है बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या क्या। नंबर 1, ये हमेशा ही मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो और ज्यादा एनर्जी हम लोगों को लगानी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। नंबर 2, फ्रिक्शन की जैसे फ्रिक्शन कॉजेज वियर्स एंड टेयर्स ऑफ द पार्ट ऑफ मशीनरी इन कॉन्टैक्ट, दस देयर लाइफ टाइम रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, बाईसाइकिल के टायर हैं, गाड़ी के टायर, तो कुछ टाइम बाद वो घिस जाते हैं, आपने देखा होगा, तो चेंज करवाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों, फ्रिक्शन की हेल्प से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो नंबर 3 है बेटा, इट प्रोड्यूस हीट। ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट। या फिर जो ट्रक होते हैं जिसके अंदर ऑयल फिल होता है, वहाँ एयर फ्रिक्शन होता है। एयर फ्रिक्शन की वजह से कई बार आग लग जाती है। और सबसे बड़ा तो उससे पहले अमेजन जो है, उनके जो आपने अगर देखा हो ट्रेस जो थे बहुत सारे जल गए थे, आपने देखा न्यूज में, अगर आपने ऐसा सुनते हो तो वहाँ क्या हुआ था बेटा, एयर फ्रिक्शन की वजह से आपस में पेड़ जो थे वो रगड़ खा गए थे और बहुत भयानक आग लगी थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले की न्यूज है। चलो छोड़ो उन सभी बातों को। तो यहाँ पर आपने देखा क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की। अब हम बात करते हैं रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आइए बस देखिए शहबाज, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कि कौन कौन से मेथड है सर, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड है, ठीक है। नंबर 1, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। नंबर 1, बाय लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स की हेल्प से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस हम यूज करके, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या क्या मेथड रहेंगे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये जो मेथड थे, बॉल बेयरिंग है, लुब्रिकेंट्स है, और क्या क्या हो सकते हैं, बाय सिलेक्टिंग द
मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो क्या क्या होंगे, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके, पॉलिशिंग द सरफेस हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल ग्रीस, ये तो आपने घर में भी देखा होगा, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। नंबर 3, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन करके। नंबर 4, बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग। तो ये कुछ मेथड रहेंगे जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम के अंदर कैरम कॉइन जब काम नहीं करती तो क्या करते हैं, पाउडर, स्प्रिंकल पाउडर छिड़क दिया जाता है उसके ऊपर, जिससे क्या होता है, वो सरफेस जो है आप खेलते हो तो और अच्छे से मतलब कि फ्रिक्शन वहाँ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 क्या बताया गया, यहाँ बताया गया बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल ग्रीस, जैसे ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट में भी कई बार टाइट हो जाते हैं तो वहाँ भी करना पड़ता है, बाईसाइकिल है या फिर बाइक, उनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 3, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल मीन्स किस टाइप का मटेरियल हम यूज करें, फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सके। घरों में भी देखा होगा आपने, जो फर्श यूज किए जाते हैं उन पे आपने देखा होगा कि किस टाइप के मतलब यूज किए जाते हैं, तो उसके बारे में पता है। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग मीन्स जो आपने सुना होगा ना, जिसको बोलते हैं एक गाड़ी से होते हैं ना लकड़ी की, एक टाइप से अगर देखा जाए तो एक सिंपल कोई वुडन ब्लॉक है, उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना फोर्स लगेगा। या फिर नीचे हम जैसे अपने काठ मंडी, नाज मंडी जो होती है उसके अंदर देखा होगा लकड़ी की जो काम करते हैं, तो वो उसको खींचने के लिए एक छोटा सा एक मतलब डिवाइस बना, छोटा सा एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, इजीली उसको कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जिसकी हेल्प से फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आइए इससे बस बात करते हैं, आइए से अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए शाबाश, इसके अंदर क्या हम जिसके अंदर बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन circular motion we need a force that acts along the radius vector is called centripetal force। जो सेंटर की तरफ लगता है ना बेटा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, इसके अंदर ये नहीं होता बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड आप बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर केस है, फॉर एग्जांपल ये रेडियस है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इसके अंदर जो है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, स्पीड रिमेन्स constant but velocity changes continuously। वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। उसी की वजह से एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। वेलोसिटी चेंज क्यों होती है, क्योंकि बेटा वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही है, टेंजेंशियली डायरेक्शन है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी कहाँ से सेम रही, नहीं रही। स्पीड क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, तो वो सेम रहेगा, डोंट वरी। तो जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, वो सेंटर की तरफ लगेगा, ये सेंटर है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। FC से ही मैंने इसको लिखा सेंट्रीपिटल, तो इस टाइप से होगा, ठीक है। FCP भी लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ होगा क्या, velocity of the object changes continuously due to which acceleration produced in it towards the center
of the body object and it is called centripetal acceleration और रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल। रेडियस वेक्टर ये है बेटा बाहर की तरफ, ये है रेडियस वेक्टर और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के बिटवीन 180 डिग्री का एंगल होता है, याद रख लेना। एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको याद रह जाएगा, इसके अंदर मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो बेटा फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा बेटा v²/r। अगर सर ओमेगा गिवन है तब क्या करें, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पुट कर दें r² ओमेगा² एक r से एक r कैंसिल, बेटा क्या फॉर्मूला आ गया, r इंटू ओमेगा²। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ये था बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। फॉर्मूला सेम रहता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफुगल फोर्स का, लेकिन होता क्या है, सेंट्रीफुगल जो फोर्स होता है दैट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर बॉडी, उसमें अवे डायरेक्शन में होगा। सर कंसेप्ट थोड़ा सा आप बता दीजिए विद एग्जांपल। तो देखिए बेटा, कोई भी क्राउड रोड है, ठीक है, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो गाड़ी को वहाँ जो मोमेंट है, गाड़ी की जो मोशन है टुवार्ड्स द सेंटर, लेकिन गाड़ी के अंदर जो बैठा है एकदम से टर्न किया जाता है गाड़ी को, तो गाड़ी के अंदर बैठा वो कहाँ मूव करता है, दूर की तरफ नहीं जाता सेंटर से। तो वहाँ क्या लग रहा है, उसी बॉडी के अंदर गाड़ी के जो अंदर बैठा है उस पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है, और जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी किस फोर्स में लग रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दो फोर्स लगे हुए, एक ही ऑब्जेक्ट, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। गाड़ी की मूवमेंट है टुवार्ड द सेंटर है, ठीक है, टुवार्ड द सेंटर हम लेकर जा रहे हैं, और जो गाड़ी के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ एकदम से खिड़की की तरफ जाता है। तो आपने देखा होगा ऐसा, तो वो जो एग्जांपल होता है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों के कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, ठीक है। आइए से अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो देखिए शाबाश, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों के दोनों जो टाइप है बेटा सेंट्रल फोर्स के टाइप हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दैट फोर्स विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूर होगा बेटा, अवे फ्रॉम। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला सेम रहेगा mv²/r। अगर दोनों में बात की जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल टुवार्ड द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे होता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है और रेडियस वेक्टर वो दोनों के दोनों 0 डिग्री का एंगल उन दोनों के बिटवीन होता है। तो ये था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए शाबाश, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसका कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए शाबाश, होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई कर्व्ड रोड है, ठीक है। तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डायग्राम में ऐसा ही बना रहा हूं बेटा, आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे यहां से टर्न करेगा तो इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, वेट mg यहाँ होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, अपना काम करेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा, इस बात का सभी को क्लियर है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। तो आपको बता दूं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। सर यहाँ कैसे लगा,
कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाल कॉर्ड रोड पे मूवमेंट करता है तो बेटा उसमें होता क्या है, जो ये है इसकी टेंडेंसी है कि अवे जाएगा, मीन स्ट्रेट पाथ कर्व करना चाहता है, ये नहीं चाहता इस मूवमेंट में आना, ठीक है। तो इसमें जो टायर जो होते हैं वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो बेटा अगर लाल कॉर्ड रोड एकदम से टर्न आता है तो हमें झुकना पड़ता है उस साइड में, ठीक है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होता है ना टायर का, वो अवे होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से अगर बात की जाए, ये तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी टेंडेंसी बेटा बाहर जाने की, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है, नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ ताकि इसको मूवमेंट बचा ले, इसको रोड पर ही रखे। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर लगेगा। अब हम बात करते हैं व्हेन ए व्हीकल और एन ऑब्जेक्ट, when an object goes round on a curved road, then necessary centripetal force is required for their turning। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओ टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहाँ लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। क्यों होगी, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट पाथ मूव करना, वो बाहर की तरफ जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज ही करता है, तो अपोज यहीं पर किया हुआ है। तो फोर्सेज कितने यहाँ पर एक्ट हुए हैं, फोर्सेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कितने फोर्स यहाँ ऑब्जेक्ट हुए उनके बारे में आपको बात करनी है, लिखना है। नंबर 1 वेट mg, दिख रहा होगा सभी को, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके सर, ये तो क्लियर हो गया हमें। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगी हुई है, देख सकते हो, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी बेटा। नंबर 3 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर अराइज हुआ है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द कर्वेचर, ठीक है। ये फोर्सेस आप लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप लिख सकते हो टुवर्ड्स द सेंटर, सेम होगा। तो यहाँ आगे हम इसको सोल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ बेटा इसके कंपोनेंट हम इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही करते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन देखें शाबाश, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है, मीन्स वाई डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो बेटा आर ऊपर है और एम जी नीचे है, तो हमने लिख दिया आर एम जी, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ जो देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा mv² by r, r be the radius of the curvature, that is less than equal to force of friction। अगर ऐसा है तभी ये पॉसिबल होगी मूवमेंट, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता किसके इक्वल है, ऐसा हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ तक। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, शायद बताएं, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और r है क्या, म्यू इंटू एम इंटू जी। कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पुट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2 mv² by r that is less than equal to mu into m into g। ओके, m से m बेटा यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो v² that is less than equal to mu into r into g। तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, that is under the root mu into r into g। r क्या बेटा, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। म्यू क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द रोड एंड द कार, टायर ऑफ द कार। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस केस में ये म्यू है, तो हमने जो यहाँ यूज किया हुआ। अब हम बात देखिए शहबाज, इस केसेस में क्या सर, कोई भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए वेलोसिटी सेम रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कार है या ट्रक है, बस है, तो उस केस में क्या होगा। देखिए शहबाज, ये कोई फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है जिसकी हाइट हमने यहाँ से h ली हुई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हाइट है h है, और जो उसके व्हील है उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2x। तो होगा क्या,
यहाँ जो फोर्स लगा वो अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ फोर्स जो होंगे वो इक्वेट होंगे बेटा। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क भी बोलते हैं इसको। मींस मोमेंट ऑफ जो फोर्स होंगे वो बैलेंस होंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए शाबाश, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पर mg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 2x है, तो x इस साइड, तो mg इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ से फोर्सेज क्या है, mv स्क्वायर बाई आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या h। ओके, तो v क्या आएगा, m से m कैंसिल, तो v की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई में h, यही होगा। v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द रूट आर एक्स जी डिवाइड बाई एच। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जितने भी हैं, कार है, ट्रक है, बस है, तो उनके लिए हाइट जो होगी वो भी डिफरेंट होगी, डिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो वेलोसिटी भी उनके लिए डिफरेंट होगी फॉर टर्निंग ऑन ए लेवल कर्व रोड। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए शाबाश, समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही अच्छे से करना, और एक बार प्रॉब्लम रहेगी ना बेटा फिर दूर नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट बनाओ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस है क्या, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ईजी सा है बैंकिंग ऑफ रोड। वैसे टॉपिक बड़ा है लेकिन स्टेप वाइज चलोगे ना बेटा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सिलेबस, बैंकिंग ऑफ रोड होता है क्या, ये लेवल कर्व रोड है, ठीक है, इसके आउटर एज जो है इसको थोड़ा सा उठा देना, इसी को बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, ठीक है। आउटर एज को हमने यहाँ से थोड़ा रेज कर दिया, इसी को बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। आइए आज बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में समझते हैं। तो समझना क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसके एक बार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए, कितने फोर्स लग रहे हैं सर, कैसे लग रहे हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो देखिए शाबाश, है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अभी बताया था, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है अवे जाना, ठीक है। वेट कहाँ लगेगा सर, वेट डाउनवर्ड लगेगा बेटा, m इंटू जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बेटा, ठीक है, एक ये कंपोनेंट, एक ये, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, तो एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, दैट इज f cos थीटा, दैट इज f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन सर, बिल्कुल नॉर्मल हो गया ऐसे, ठीक है, नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा होगा, r cos थीटा, दैट इज इसी डायरेक्शन में r sin थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट हमने ब्रेक की, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कितने फोर्स यहाँ एक्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो देखिए शाबाश, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देखिए शाबाश, अलोंग मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, जो हमने इसको इंक्लाइन किया इसके बिल्कुल नॉर्मल। नंबर 3 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किस किस के बीच में लगा बेटा, बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है, बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड। डायरेक्शन क्या है, ओ ए बी, अलोंग ए ओ, ए से ओ की तरफ, ठीक है, ये तरह समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्सेस की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अलोंग, किसी डायरेक्शन में बात कर लो बेटा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मींस एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं बताएं शाबाश, mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू f cos थीटा दिख रहा होगा आपको, प्लस r sin थीटा,
these two forces in this direction. Number 1, along vertical direction. along vertical direction. तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखना एक बार कौन कौन से फोर्सेस है। बस आर कोस थीटा तो दिखाई देगा मुझे, एम जी प्लस एफ साइन थीटा नीचे है तो नीचे हमने लिख दिया। नंबर 2, ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस केस, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू म्यू इनटू आर होती है। तो आर यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आएगा, अगर आर की बात करें तो यहाँ वेट का कौन सा कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये भी थीटा होता है, दैट इज एम जी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, उसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर यूज नहीं होना। तो देखिए शाबाश, इसके अंदर जो हम कर रहे हैं आगे, इन दोनों में इक्वेशन 1 और 2 में एफ की वैल्यू पुट करें, म्यू इनटू आर, म्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके जो रिजल्ट आएगा एक बार इक्वेशन 1 में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए शाबाश, इक्वेशन 1 में क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू एफ की से क्या पुट करोगे, म्यू इनटू आर। आर है क्या, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा इनटू, ठीक है, तो यही वैल्यू हमारे पास, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू इनटू आर, और आर यहाँ पर है, या एक बार इसको एज इट इज ही लिख लो आप, म्यू इनटू आर ही लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, आर की फॉर्म में लिख दो, म्यू इनटू आर प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक एज इट इज लिख दिया, नो प्रॉब्लम। म्यू इनटू आर लिखा इसको, और म्यू इनटू आर इनटू कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज इसमें पुट कर दो शाबाश, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू इनटू आर इनटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से आर की वैल्यू निकाल लो बेटा। इक्वेशन 4 में से आर की वैल्यू निकालना आसान है, एक साइड ले जाओ ना इसको, किसी भी साइड में, इस साइड ले आओ इसको, आर कॉमन लिया, क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो आर की जो वैल्यू है यहाँ से एम जी डिवाइडेड बाय में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसको उठा के किस में पुट कर दो बेटा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए शाबाश कैसे आएगा। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको बिल्कुल इजी किस टाइप से करेंगे आप, बिल्कुल इजी हो जाएगा। एम स्क्वायर बाई आर म्यू इंटू आर, जो इसमें कॉमन दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, तो आर को हम कॉमन ही लिख लेते हैं यहाँ, एम जी कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बेटा, म्यू इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल, आर इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो या देखिए शाबाश, एक बार जो v होगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई आर इंटू जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब v निकालना तो v क्या हो जाएगा बेटा, अंडर द रूट। ठीक है, अंडर द रूट आर इंटू जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, यहाँ से आंसर आ चुका है। उसके बाद आप फर्दर करना चाहो तो ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, कोस से डिवाइड करके एक और रिजल्ट आएगा, आर इंटू जी एज इट इज, तो यहाँ कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, म्यू और साइन बाई कोस कितना, टेंजेंट डिवाइडेड बाई कोस बाई कोस 1 और साइन बाई कोस कितना बेटा, टेंजेंट। तो ये रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। पेपर के अंदर पूछ सकते हैं कि इसको प्रूव करो, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन लिखी आ सकती है और आपको पूछा जा सकता है प्रूव दैट इक्वेशन, तो आप इजीली इसको कर देंगे। तो करना क्या बेटा, सबसे पहले तो फोर्सेज जो उनके कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं। नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है, आर जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी जगह म्यू इंटू आर आपको पुट करना है। ओके, आर पुट करने के बाद एक इक्वेशन से आर को उठाकर दूसरी के अंदर पुट करना है। ठीक है, जहां वेलोसिटी उस कंपोनेंट में, तो वहां से वेलोसिटी अपने आप चली आएगी। ठीक है, याद रह जाएंगे जितने स्टेप मैंने बताए, तो आप इजीली इसको कवर कर जाएंगे, इजीली आप इसको टैकल कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।